कांचन दुरुपकर। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। हमारे सीरीज का आज हम थर्ड पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। हम फीमेल इनफर्टिलिटी मतलब महिलाओं में होने वाले वंध्यत्व के कारण जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हम थर्ड कारण जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्यूबल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी। अब ट्यूबल फैक्टर जो है वो कितने प्रतिशत महिलाओं में हो सकता है? सो अगेन 8 to 10% जो इनफर्टिलिटी का रीजन है वो ट्यूबल फैक्टर हो सकता है। अब ट्यूबल फैक्टर में क्या क्या रीजंस रह सकते हैं? सो ट्यूबल फैक्टर में ट्यूबल ब्लॉक होना, उसमें भी एक आइदर कंप्लीट बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक होना या फिर पार्शियल मतलब एक साइड का ट्यूब ब्लॉक होना, ये कारण हो सकता है। उसके अलावा ट्यूबल सैक्युलेशंस होना मतलब ट्यूब्स ओपन है लेकिन उनका जो जो प्रॉपर जो मोर्फोलॉजी रहते हैं वो नहीं है, मतलब उसमें सैक्युलेशंस बन गए हैं, ट्यूबल सैक्युलेशंस होना। और ट्यूब्स में जो ब्लॉक है उसका अलग अलग होना, जैसे कि कॉर्नुअल ब्लॉक या फिर फिमरेल ब्लॉक। अब ये जो ट्यूबल ब्लॉक है ये एक वन ऑफ द रीजन रह सकता है कि प्रेगनेंसी नहीं रह रही है। अब नॉर्मली कैसे रहता है, जो भी हर फीमेल में कैसी रचना रहती है, तो गर्भाशय होता है। गर्भाशय को कनेक्टिंग जो होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं दोनों साइड में, और अंडाशय होता है। सो जब भी एग रिलीज होता है मतलब ओवुलेशन होता है, उसके बाद जो एग है वो फिम्ब्रियाज जो होते हैं वो उनको कैच करते हैं, और ये फिम्ब्रियाज कैच करने के बाद ये जो एग है उस साइड जिसको हम बोलते हैं वो फैलोपियन ट्यूब में आता है। इसमें भी अलग अलग रीजन्स रहते हैं। अब उसमें से जो एम्पिलरी रीजन है वहां पे ये जो एग है और स्पर्म ये मीट होते हैं और वहां पे एम्ब्रियो बनता है मतलब जाइगोट बनता है, और फिर ये जो जाइगोट है वो वहां पे ही डिवाइड होता है, और ये एम्ब्रियो जो है वो तीसरे दिन का चौथे दिन का बन के 5वें दिन ये एम्ब्रियो मतलब गर्भ जो है वो यूट्राइन कैविटी में आता है, और 5वें दिन का ये जो गर्भ है वो 5वें या 6वें दिन ये यूट्रस में इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट मतलब वहां पे जाके ये आगे ग्रो होता है, और फिर वहां से आगे फिर ये गर्भाशय में ग्रो होता है। सो ये जो प्रोसेस है इसमें हमने देखा कि जो इनिशियल प्रोसेस है मतलब कि फर्टिलाइजेशन और आगे एम्ब्रियो का 3 to 4 डेज तक का डेवलपमेंट जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। सो इसलिए फैलोपियन ट्यूब जो है उसका प्रॉपर काम करना और उसमें के जो माइनर सीलियरी लाइनिंग्स है वो भी प्रॉपरली काम करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और आगे प्रेगनेंसी बढ़ने के लिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी डैमेज है तो क्या हो जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन होता भी है और प्रेगनेंसी वहां पे एम्ब्रियो बनता भी है, पर अगर उसका सीलियरी लाइनिंग अच्छा नहीं है तो वो जो गर्भ है वो वहां पे रुक जाएगा, और उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होता है। सो कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का कारण ये भी रहता है कि ट्यूब ओपन है, पेटेंट है, पर उसका जो अंदर उसके अंदर बालों जैसा सीलियरी लाइनिंग होता है, अगर ये लाइनिंग किसी कारणवश मतलब कुछ इन्फेक्शन हुआ है, कुछ हुआ है, इस वजह से ये लाइनिंग खराब हुआ है, तो फिर उसकी वजह से वहां पे ही वहां से गर्भ प्रॉपरली यूट्राइन कैविटी में ट्रेवल नहीं हो पाता है, और फिर उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस हो सकता है। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो नलिका है गर्भ नलिका उसमें ही ये प्रेगनेंसी रह जाना, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। सो इसकी वजह से भी कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको प्रीवियसली हुआ है, उसकी वजह से भी आपके ट्यूब्स निकाले गए हैं, कभी एक ट्यूब निकाला है, कभी कभी दोनों साइड में रहे तो दोनों ट्यूब निकाले हैं, तो ये भी कारण रह सकता है कि आपको ये ट्यूब्स निकलने की वजह से भी आपको आईवीएफ के लिए एडवाइस किया गया है। अभी इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्यूबल लाइगेशन आपको हुआ है, मतलब आपके सिजेरियन के वक्त या फिर आपने प्लान किया है ट्यूबल लाइगेशन, लेकिन उसके बाद किसी कारणवश आपको बाद में प्रेगनेंसी चाहिए है, बाद में आपको बेबी चाहिए, तो तब भी आईवीएफ टेक्नोलॉजी से हम लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हैं। सो ट्यूबल फैक्टर में हमने देखा कि एक तो ट्यूब ब्लॉक है, एक हाइड्रोसल्फिंग्स भी कारण रहता है, मतलब जो ट्यूब्स है वो ब्लॉक तो है और उसके साथ उसमें पानी भर गया है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोसल्फिंग्स। उसके अलावा हमने देखा कि ट्यूब्स ओपन है लेकिन उसमें के जो अंदर का जो सीलिया है वो डैमेज हो चुका है,
और सर्कुलेशन आगे है, ये हो सकता है, या फिर ट्यूबल लाइगेशन हुआ है, मतलब ट्यूब्स जो है वो आपके लाइगेशन किया गया है, टीयर हो गया है, लेकिन अभी आपको प्रेगनेंसी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रेगनेंसी रहने के लिए आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन हाँ, ट्यूब ब्लॉक है या फिर जो भी हाइड्रोसल्फिंग्स है, या टीएल आपका ट्यूबलाइजेशन हो गया है, आपका बच्चा नहीं होने के लिए टीएल का जो ऑपरेशन वो हो चुका है, इसका मतलब है आपको प्रेगनेंसी नहीं रह सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीजें होते हुए भी आईवीएफ टेक्नोलॉजी से आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। अब वो कैसे हम लोग कैसे आईवीएफ टेक्नोलॉजी से ये प्रेगनेंसी रह सकती है। हम लोग क्या करते हैं कि जो एग्स है वो स्टिमुलेट करते हैं। आईवीएफ टेक्नोलॉजी में हमने पहले इंजेक्शंस देके आपके जो एग्स है वो बनाए, स्टिमुलेट किया, और ये जो बीज है हमने बाहर निकाले। आईवीएफ में हम लोग ये बीज जो है वो आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं और उसको हम लोग इक्सी करते हैं, मतलब कि आपके हस्बैंड के स्पर्म लेते हैं, उनको प्रोसेसिंग करते हैं, और जो एक स्त्री बीज होता है उसमें एक पुरुष बीज हम लोग डालते हैं, उसको हम कहते हैं ICSI यानी कि इक्सी। अब इक्सी करने के बाद ये गर्भ जो है हम लोग बाहर बनाते हैं। गर्भ जो है वो 5 दिन तक हम लोग जो है ये इंक्यूबेटर्स में बनाते हैं। तो ये इंक्यूबेटर में गर्भ बनने के बाद ये जो गर्भ है वो आपकी गर्भाशय में एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो प्रॉपर बना है कि नहीं वो देखते हैं, और फिर ये गर्भ ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें ट्यूब अगर ब्लॉक भी है या फिर हाइड्रोसल्फिंग्स भी है, तब भी प्रेगनेंसी आपको रह सकती है, क्योंकि हमने वो जो ट्यूब्स का जो पार्ट है वो हमने बाहर, फर्टिलाइजेशन का पार्ट वो हमने बाहर किया है, और फिर हमने डायरेक्टली बना हुआ जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में डाला है। अब इसमें सिर्फ हाइड्रोसल्फिंग्स जब रहता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हाइड्रोसल्फिंग्स से मतलब वो जो ट्यूब्स है उसमें थोड़ा सा एम्ब्रियोटॉक्सिक फ्लूइड हम बोलते हैं कि वो एम्ब्रियोटॉक्सिक होता है फ्लूइड, और वो जो अगर फ्लूइड आपने एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया और वो जो एम्ब्रियोटॉक्सिक फ्लूइड है वो आपका यूट्राइन कैविटी में आया, तो जो हमने डाला हुआ एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है, वो इम्प्लांट होने में दिक्कत हो सकती है। तो इसकी वजह से जब भी हर एक पेशेंट में जरूरी नहीं है ये कराना, लेकिन जब भी हाइड्रोसल्फिंग्स हमें दिखता है तो लैब क्लिपिंग या फिर डीलिंकिंग जिसको हम कहते हैं वो जरूरी रहता है। मतलब ये ट्यूब्स हम बाजू में कर देते हैं ताकि उसमें का जो फ्लूइड है वो यूट्राइन कैविटी में ना आ पाए, और जो हमने एम्ब्रियो हमें ट्रांसफर करना है वो प्रॉपरली वहां पे इम्प्लांट हो जाए। इसके लिए ट्यूबल डीलिंकिंग या फिर उसको हम सैल्फिंगेक्टोमी भी कभी कभी, मतलब वो ट्यूब्स निकालने पड़ सकते हैं, या फिर हम कभी कभी ऑस्टियल फल्गुरेशन भी कर सकते हैं, मतलब हिस्ट्रोस्कोपिकली हम लोग जाते हैं, मतलब गर्भाशय से हम लोग दूरबीन डाल के ये जो गर्भनलिका का जो ओपनिंग होता है उसको हम बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से भी हम डीलिंकिंग कर सकते हैं, जिसको हम ऑस्टियल फल्गुरेशन कहते हैं। ये सारी चीजों से फिर गर्भाशय में हम जब गर्भ डालते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, वहां पे जाके ये गर्भ इम्प्लांट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इस डिस्कशन में हमने जाना कि ट्यूबल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, और ट्यूबल फैक्टर्स कैसे डायग्नोज करते हैं। जनरली डायग्नोसिस ट्यूबल फैक्टर का हमें SSG या HSG जब आप टेस्ट करते हो, या फिर लैप्रोस्कोपी में जनरली ये डायग्नोसिस होता है कि ये ट्यूब ब्लॉक है या फिर हाइड्रोसल्फिंग है। ये सारी चीजों का डायग्नोसिस हमें HSG, SSG या फिर लैप्रोस्कोपी से समझना है, और उसके ट्रीटमेंट्स क्या है। जनरली इसका ट्रीटमेंट जो है वो IVF होता है, और IVF से भी हमें प्रॉपरली सक्सेस अच्छा मिल सकता है। 70 to 80% सक्सेस रेट होता है। इवन आपका मूलबंदी का ऑपरेशन भी हुआ है, ट्यूबल लाइगेशन भी हुआ है, उसके बाद भी आप प्रेगनेंसी के लिए चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई, और उसका भी सक्सेस रेट अच्छा होता है। हमने इस वीडियो में जाना कि ट्यूबल फैक्टर क्या होते हैं, उसको डायग्नोज कैसे करते हैं, उसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल है। अगर आप प्रॉपर हम मेथड से जाते हैं, प्रॉपर मेथड से अगर हम लोग जाते हैं तो ट्यूबल फैक्टर जो है वो बहुत ही क्यूरेबल कॉज है इनफर्टिलिटी का, और उसमें हमें बहुत अच्छा सक्सेस रेट भी मिला हुआ है। और ये IVF जो है ये प्रूवन इफेक्टिव मेथड है ट्यूबल फैक्टर को ओवरकम करने के लिए। एक ट्यूबल रिकैनुलेशन के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगी कि ट्यूबल रिकैनुलेशन जनरली
ब्लॉक्स है बायलैटरल, उनमें ही ज्यादातर इफेक्टिव होता है। अगर डिस्टली ब्लॉक है, मतलब कि एकदम फिमरल एंड की तरफ ब्लॉक है, तो फिर ये ट्यूबल रिकैनलेशन जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। अराउंड 50 to 60% चांस है कि हम कॉर्नुअल ब्लॉक, 100% ही हम कॉर्नुअल ब्लॉक है वो ओपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अराउंड 50 to 60% हम कॉर्नुअल ब्लॉक ओपन करने में सक्सेसफुल रहते हैं। और कॉर्नुअल ब्लॉक अगर ओपन हो जाते हैं तो आप नेचुरली ट्राई कर सकते हो, IUI या फिर नेचुरल ट्राई कर सकते हो। अगर कॉर्नुअल ब्लॉक ओपन नहीं हो पा रहे हैं लैप्रोस्कोपिकली भी, तो फिर हमारे पास IVF यही ऑप्शन बच जाता है। सो रिकैनलाइजेशन भी एक मेथड है जिससे हम क्लॉट ब्लॉक्स जो है वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप के ब्लॉक ही हम रिकैनलाइजेशन से ओपन कर सकते हैं। सारे ही ब्लॉक हम रिकैनलाइजेशन से ओपन नहीं कर सकते हैं, और उसमें भी 100% चांस नहीं रहता है कि हाँ ब्लॉक है मतलब वो ओपन हम कर ही पाएंगे, ऐसा 100% नहीं रहता है। सो दिस वाज अबाउट रिकैनलाइजेशन। सो दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट ट्यूबल फैक्टर। हम ट्यूबल फैक्टर के बारे में हमने इस वीडियो में बात की, और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं ये भी हमने इसमें डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कुछ और आपको अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सो डू हैव अ कंसल्टेशन। थैंक यू सो मच।